नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज किस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज किस वीडियो में हम सभी कक्षा 10 गणित की सन 2024 बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रश्न जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एकदम इनका तय है कि ये 100% आएंगे और इसी तरह के प्रश्न पिछले 4-5 सालों में बार बार पूछे जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को प्यारे साथी आपको फुल वॉच करना है और एक अच्छा सा लाइक करना है। और चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की। मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है और चलिए आपके सामने पहला प्रश्न है। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 आप सभी के सामने आ गया है मेरे प्यारे साथी, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इन प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। अगर हम बात करें प्यारे साथी तो ये लगभग 6 अंक के पूछे जाते हैं आपके, यानी एक प्रश्न आप करेंगे इतना बड़ा तो आपका 6 अंक एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने की बेहतरीन तरीके से। तो चलिए अब हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब क्या कहता है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था तथा अब से 3 वर्ष पश्चात मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी आज से 3 साल बाद वो अपनी पुत्री के आयु का 3 गुना ही रह जाएगा। फिर कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करके बताइए कि आफताब तथा उसकी वर्तमान आयु क्या है। हमें आफताब और उसकी वर्तमान आयु पता करनी है। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से पता करनी है। तो हम पहले क्या करेंगे प्यारे साथी, पहले हम इसका इक्वेशन बनाएंगे। आखिर इसका समीकरण क्या होगा, कैसे बनेगा। यहाँ पर कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो हमें तो पता नहीं है कि आफताब की उम्र क्या थी, ना ही उसकी पुत्री की उम्र हमें पता है। अब क्योंकि वो कह रहा है अपनी पुत्री से कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो प्यारे साथी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आफताब की आयु x वर्ष है। हमने मान लिया कि आफताब की आयु बराबर है x वर्ष, तथा हमने मान लिया उसकी पुत्री की आयु क्या है प्यारे साथी, y वर्ष है। हमने माना है कि माना आफताब की आयु बराबर x वर्ष और माना उसके पुत्री की आयु बराबर y वर्ष है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि 7 साल पहले आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि अगर हम प्रथम शर्त की बात करें तो वो कह रहा है प्यारे साथी, हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार अब प्रथम शर्त की बात करें प्यारे साथी, तो प्रथम शर्त कह रही है कि 7 साल पहले, यानी आफताब की उम्र 7 साल पहले और उसकी पुत्री की उम्र 7 साल पहले। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, प्रश्न को एक बार और पढ़िए। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। जो ये आफताब की उम्र थी, ये 7 साल पहले अपनी पुत्री की उम्र की 7 गुनी थी, यानी इसका पुत्री की आयु का हम 7 गुना कर देंगे प्यारे साथी। अब देखिए हमें सॉल्व कर लेना है, तो x - 7 बराबर हो जाएगा 7y - 7 सता 49 हो जाएगा। थोड़ा पक्षांतर कर लीजिए तो x - 7y इक्वल टू हो जाएगा -49 और ये 7 इधर आ जाएगा प्लस का 7। यानी अगर हम बात करें तो x - 7y इक्वल टू हो गया है माइनस का 42 और ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट रेडी हो गया है।
अब प्यारे साथी ये हमारा क्या बन गया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बन गया है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया है। अब इसके बाद हमें समीकरण नंबर 2 ज्ञात करना है। अब हम समीकरण नंबर 2 ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, प्रश्न की द्वितीय शर्त को हल करके। तो अब पहले हम लिख लेते हैं द्वितीय शर्तानुसार, एकदम बेसिक तरीके से आपको बता रहा हूं कैसे आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, यानी दूसरी शर्त के अनुसार अगर हम बात करें प्यारे साथी यहाँ पर, तो दूसरी शर्त कह रही है, आगे आफताब अपनी पुत्री से कहता है, तथा अब से 3 वर्ष पश्चात मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। वो कहता है कि 7 साल पहले तो मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, लेकिन अब जो वर्तमान में चल रहा है, आज के 3 साल पश्चात मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो यानी कि या रह जाऊंगा, यानी कि जो आफताब की उम्र थी आज से 3 साल बाद, उसकी पुत्री की उम्र के 3 साल बाद, यानी जब हम 3 जोड़ देंगे 3 साल बाद की बात कह रहा है, तो आफताब की उम्र x वर्ष थी, पुत्री की उम्र y वर्ष थी। 3 साल बाद कह रहा है तो दोनों में हमने 3 जोड़ दिया। ठीक उसी तरीके से जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं आपकी उम्र क्या है, आप कहेंगे 15 साल, मैं कहूँ 3 साल बाद आपकी उम्र क्या होगी, आप कहेंगे 15 3 18, 15 में 3 जोड़ देंगे और कह देंगे 18 साल। ठीक उसी तरीके से वर्तमान आयु x वर्ष है, 3 साल बाद की बात है तो 3 हमने जोड़ दिया है दोनों की आयु में। कह रहा है कि 3 साल बाद जो आफताब की उम्र है ये वाली, ये उसके पुत्री की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी या रह जाएगी। तो इसका हम 3 गुना कर देंगे प्यारे साथी। जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा ही करना है। x + 3 = 3y + 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यानी x - 3y = हो जाएगा 6 की, ये 9, ये 3 इधर जाएगा तो 9 - 6 हो जाएगा, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर हमारे प्यारे साथी क्या हो गए हैं कि दोनों इक्वेशन पता चल गए हैं, दोनों इक्वेशन पता चल गए हैं, तो अब हम प्रश्न को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब दोनों इक्वेशन हमें पता चल गए हैं, अब हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो हम पहले कोई एक समीकरण ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया समीकरण 2, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में प्यारे साथी हम क्या करेंगे, समीकरण 2 आपका दिया गया है x - 3y = 6। यहाँ पर हम किसी एक पद का मान यानी कि वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करें तो x = हो जाएगा 6 + 3y, क्योंकि ये 3y माइनस का था, बराबर के उस पार गया तो प्लस का हो गया, और इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया और हमें x की वैल्यू पता चल गई है। अब जो x का मान आया है इसे हमें समीकरण 1 में रख देना है। जैसे कि समीकरण 2 हमने लिया था तो मान 1 में रखेंगे, अगर हम समीकरण 1 लिए होते तो मान 2 में रखते। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर प्यारे साथी। अब हम अगर बात करें तो आपका x का वैल्यू क्या है 6 + 3y, तो यहाँ पर था x - 7y, तो x की जगह x का मान 6 + 3y - 7y = हो गया है -42। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 6 और ये हो जाएगा घट के -4y हो जाएगा = -42, यानी कि ये 6 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी -4y = हो जाएगा -42 -6। अब देखिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो -4y = होगा, ये जुड़ जाएंगे -48, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान निकालें तो y = आ जाएगा 48 अपान में 4, 4 × 4, 4 × 2 = 8, यानी कि 12 × 4 = 48 होता है। यानी y बराबर हमारा क्या आ गया है 12 आ गया है। यानी हमने उम्र मानी थी कि उसके पुत्री की उम्र क्या थी y वर्ष थी, तो उसकी पुत्री की जो आयु है वो तो 12 वर्ष है, लेकिन हमें आफताब की उम्र भी पता करनी है जो कि है x वर्ष, क्योंकि हमने मानी थी, आप प्रश्न में देखेंगे शुरुआत में,
तो हमने माना था कि माना आफ्ताब की आयु x वर्ष और पुत्री की आयु y वर्ष, तो y का मान तो आ गया। अब हम इस y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो हमें x की वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर प्यारे साथी अगर हम बात करें तो y समीकरण 3 आपका था 6 + 3y, यही तो था x बराबर 6 + 3y। तो अगर हम यहाँ पर मान रखें तो 6 + 3 × y के जगह y का मान 12 हमने रखा, यानी अगर हम सॉल्व करें तो x = आएगा 6 + 12 × 36 होता है, यानी कि x बराबर आएगा 36 से 42, यानी x का मान आपका 42 आ गया है, जिसे हम 42 भी कहते हैं। तो अब हम कह सकते हैं प्यारे साथी अतः आफ्ताब की उम्र x बराबर 42 वर्ष तथा उसकी पुत्री की उम्र बराबर y बराबर 12 ईयर, यानी कि 12 वर्ष, और यही आपका प्यारा सा आंसर है। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने ये वाला प्रश्न सॉल्व किया है, एकदम बेहतरीन तरीके से। ऐसे ही होते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्यारे साथी, थोड़ा लॉन्ग जाते हैं लेकिन अच्छे से सॉल्व करिएगा तो आपके 6 के 6 अंक एकदम कंफर्म हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्यारे साथी अगला प्रश्न भी आपके सामने आ गया है, ये भी 6 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आप आराम से लगाइए, आपको 6 अंक मिल जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो और कह रहा है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है। मान लीजिए कोई त्रिभुज है प्यारे साथी, हमने मान लिया ये कोई त्रिभुज है, ये A हो गया आपका, ये B हो गया, ये C हो गया। मैं फिगर थोड़ा बना देता हूँ, कोई फिगर वाला प्रश्न नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी एक भुजा 90 डिग्री होती है। तो एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो आपका आधार है, जो इसकी ऊंचाई है, हाइट है, वो उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम मान लेते हैं, माना त्रिभुज का आधार यानी कि बेस बराबर x सेमी। हमने मान लिया कि जो त्रिभुज है उसका आधार क्या है, x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर, इसे हमने x मान लिया है। अब कह रहा है कि जो उसका ऊंचाई है वो उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो हम लिख देंगे तो ऊंचाई बराबर आधार में से 7 घटा दोगे तो आपकी ऊंचाई आ जाएगी। ऐसा कह रहा है प्रश्न कि जो ऊंचाई है वो उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि जो आपका ऊंचाई होगा वो x - 7 होगा। इसके बाद प्रश्न कह रहा है कि जो आपका कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर है, यानी कि अगर हम बात करें कर्ण की तो कर्ण आपका गया है 13 सेंटीमीटर है। अब हमसे पूछा गया है कि इसकी अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें सिर्फ कर्ण पता है, हमें इसकी अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करनी है। अब प्यारे साथी ध्यान से समझिएगा कि अब हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है प्यारे साथी,
आप जानते होंगे तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर हम बात करें इस प्रश्न में कर्ण क्या है, तो कर्ण का वैल्यू आपका 13 सेंटीमीटर है, तो 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का। लंब आपका ये है जो आपकी ऊंचाई होती है वही आपका लंब होती है। लंब आपका x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार की बात करें तो आधार आपका x है तो x का स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तब हमें एक गुणनखंड करना पड़ेगा, यानी एक समीकरण प्राप्त होगा जिसका हम गुणनखंड करेंगे और हमें आंसर भी प्राप्त हो जाएगा। 13 का वर्ग करोगे 169 हो जाता है, 13 दे रही हूँ 169, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 हो जाएगा माइनस 14x। माइनस क्या हो जाएगा प्यारे साथी, 14x हो जाएगा, क्योंकि 7x और 2ab होता है तो ये माइनस 14x हो जाएगा। और प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ही होगा। सॉल्व कीजिए तो 169 बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस का 49 हो जाएगा प्यारे साथी। अब हम क्या करेंगे, इस 169 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा प्यारे साथी, माइनस में हो जाएगा। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49 था, ये इधर आया तो माइनस का 169 हो गया इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और 169 माइनस 169 में जब प्लस का 49 जोड़ोगे तो कितना आएगा, यानी ये आपस में घट जाएंगे और घटेंगी तो आपका आएगा माइनस का 120 प्यारे साथी। अब हम चाहें तो इसमें 2 से भाग दे देते हैं, तो क्योंकि आसान हो जाएगा तो हम लिखेंगे 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर। थोड़ा आपको आवाज़ में परिवर्तन होगा, मुंह में थोड़ा छाले निकले हैं इसलिए आवाज़ बदल गई, बोला नहीं जा रहा है, लेकिन आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कि क्लास रुके ना, इसी को पूरा करने के लिए कि एक भी दिन आपकी क्लास किसी वजह से रुके ना, आप अच्छे से पढ़ते रहें, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। वैसे तबीयत बहुत ख़राब है इसलिए थोड़ा आवाज़ में परिवर्तन आएगा, तो थोड़ा आप एडजस्ट कीजिएगा। तो 2 से भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14 7x हो जाएगा और माइनस 60 दूना 120 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब प्यारे साथी ये हमें पता चल गया है समीकरण। अब हम इसका गुणनखंड कर देंगे। हम इसका गुणनखंड कर दें फिर क्या होगा कि हमें इनके मान भी पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर प्यारे साथी अगर हम बात करें तो यहाँ पर गुणा करने पर आप गुणनखंड करना जानते ही होंगे। ऐसा आ रहा है कि गुणा करने पर 60 आए और जोड़ने या घटाने पर 7 आए, तो 12 पंचे 60 होता है, 12 में से 5 जाएंगी तो 7 बचेगा, यानी 12 5 का पेयर बनेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा गुणा माइनस 12x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 2 पेयर बन चुके हैं। अब देखिएगा एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। अब इसमें हम कॉमन लेंगे प्यारे साथी, तो यहाँ पर हम लेंगे x कॉमन, तो हो जाएगा x माइनस 12 और यहाँ पर लेंगे हम 5 कॉमन, तो यहाँ पर भी हो जाएगा x माइनस 12, क्योंकि 12 पंचे 60 होता है, यानी एक ब्रैकेट में आपका आएगा x माइनस 12, एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम इसके मान ज्ञात कर सकते हैं प्यारे साथी। अब हम इन दोनों को 0 के बराबर कर देते हैं, यानी x माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा एक तरफ और x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक जगह x का मान 12 आएगा प्लस का और एक जगह x का मान माइनस 5 आएगा। अब x बराबर माइनस 5 क्या हो जाएगा, असंभव है, क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती। तो हम लिखेंगे चूंकि x बराबर माइनस 5 असंभव है या मान्य नहीं है, असंभव है, क्योंकि
त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं क्या नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती। भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती। त्रिभुज की भुजाएं कभी ऋणात्मक हो जाएगी, नहीं होंगी। अब मैं कहूँ आपसे 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, आप खींच देंगे। मैं कहूँ -1 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। -1 सेंटीमीटर की कोई लाइन खींची ही नहीं जा सकती। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि ये ऋणात्मक नहीं होती। तो हमारे लिए x की वैल्यू क्या होगी, 12 ही होगी। यानी x बराबर क्या होगा, 12 होगा, जिससे हम कह सकते हैं x हमने क्या माना था, आधार माना था। आप देखेंगे तो हमने x को क्या माना था, आधार माना था। तो आधार बराबर हमारा आया है 12 सेंटीमीटर। आधार इक्वल टू आया है 12 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करें ऊंचाई की प्यारे साथी, तो ऊंचाई हमारी थी x - 7 सेंटीमीटर। तो हम मान रख देंगे x का मान यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी हमारी जो हाइट आई है इस त्रिभुज की, वो आई है 5 सेंटीमीटर। और यही आपका क्या है प्यारे साथी, प्यारा सा आंसर है। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने ये वाला प्रश्न भी सॉल्व किया है, एकदम बेहतरीन तरीके से। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा कि आखिर हम कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, हमें ज्ञात करना है। प्यारे साथी ध्यान से समझिएगा कि 10 और 250 के बीच का पूछा गया है, यानी 10 और 250 नहीं शामिल होंगे इसमें। तो अगर हम 10 के बाद बात करें 4 की गुणज, 4 का गुणज कहने का मतलब है कि जो 4 के पहाड़े में आए। तो 4 3 12 होता है, 4 चौक 16 होता है, इसके बाद 4 4 जोड़ते जाइए 20 डॉट 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 डॉट। और अगर हम इसमें बात करें तो 248 आपका लास्ट होगा, क्योंकि 4 छक 24, 4 दूनी 8, लास्ट आपका 248 होगा, जो 10 और 250 के बीच 4 से कटेगा और 12 16 20 तक ऐसे जा रहा है। अब आपसे पूछा गया है कि 4 के कुल कितने पद हैं, या 4 के कुल कितने गुणज हैं, हमें पता करने हैं। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर हमें n की वैल्यू पता करनी है। इस समय हमारा समांतर श्रेणी ही चल रहा है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो डेली क्लास अटेंड कीजिए एकदम बेहतरीन तरीके से। अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रथम पद प्यारे साथी जिसे हम a कहते हैं, वो क्या है, 12 है। अगर हम बात करें d की, तो d यहाँ पर 4 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 के गुणज पूछे गए। तो 12 में 4 जोड़ोगे 16 आएगा, 16 में 4 जोड़ोगे 20 आएगा, 20 में फिर 4 जोड़ोगे 24 आएगा। तो जो हमारा सारवंतर d है, जिसे हम सारवंतर भी कहते हैं, ये 4 आएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर an यानी nवां पद हमारा क्या दिया गया है, 248 दिया गया है, या इसे हम अंतिम पद भी कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर n यानी कि पदों की संख्या पता करनी है। आखिर कुल कितने पद हैं जो 4 से विभाजित हो जाएंगे, या कह सकते हैं कि 4 के कितने गुणज हैं। अब यहाँ पर प्यारे साथी बात आती है कि यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। वैसे तो ये नॉर्मल सा प्रश्न है, लेकिन दीर्घ उत्तरीय में पूछा गया है, तो बात करेंगे इसके बारे में। तो अगर हम फार्मूला की बात करें तो प्यारे साथी अगर हम फार्मूला की बात करें तो फार्मूला था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो an आपका क्या है, 248 है, तो हम 248 कर देंगे, इक्वल टू a की जगह a का मान 12 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है माइनस 1d की जगह d का मान 4 हमने कर दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे फटाफट। तो ये 248 था, ये 12 इधर आया, माइनस का 12 हो गया, इक्वल टू 4n माइनस 4। इसमें घटेगा प्यारे साथी तो 236 आएगा, इक्वल टू 4n माइनस 4। अगर हम बात करें ये 4 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 236 प्लस 4 इक्वल टू 4n। यानी हम कह सकते हैं 4n इक्वल टू है 240। अगर हम बात करें n की तो n बराबर हो जाएगा 240 बटे में 4, 4 कम 4, 4 छक 24, 4 0, यानी n का मान आपका आया है 60
यानी हम कह सकते हैं प्यारे साथी कि जो 10 और 250 के बीच में कुल 4 की 60 गुणज हैं। तो हम कहेंगे अतः 10 तथा 250 के मध्य 4 के कुल 60 गुणज हैं। और एकदम बेहतरीन तरीके से ये वाला प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो गया है और यही हमारा प्यारा सा आंसर होगा। आई होप हम अच्छे तरीके से समझे होंगे आखिर हम कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो चलिए चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर, जो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। प्यारे साथी, अगला प्रश्न आपके सामने जो दिया गया है इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी तो ये चैप्टर मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन अगर आप सॉल्व करना सीख गए प्यारे साथी तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है। ये है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग अध्याय से एक प्रश्न। इस तरह के प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं और ये भी प्रश्न लगभग 6 से 7 बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। इस प्रश्न की बात करें प्यारे साथी तो ये कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर को से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस की एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। प्यारे साथी, आप ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर पर क्या होता है, देखने पर अवनमन कोण क्या बनता है, 30 डिग्री और 45 डिग्री का बनता है प्यारे साथी। तो अगर हम अवनमन कोण की बात करें तो हम ऊंचाई से अगर कोई चीज़ देखते हैं, मान लीजिए कोई ऊंचाई है, यहाँ से हम कुछ देख रहे हैं, नीचे कोई कार वार देख रहे हैं, तो इसका जो एंगल बनेगा ये बनेगा अवनमन कोण, इसे हम कहते हैं प्यारे साथी। तो चलिए हम इसका फिगर ड्रा करते हैं। मान लीजिए कोई 75 मीटर ऊंची क्या है लाइट हाउस है, ये क्या है 75 मीटर ऊंचा है, ये क्या है एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस प्यारे साथी। ये क्या है एक लाइट हाउस है जो 75 मीटर ऊंचा है। और यहाँ पर ऊपर से मान लीजिए यहाँ से देखने पर, यानी कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो जहाज़ों के अवनमन कोण, दो जहाज़ों के अवनमन कोण प्यारे साथी। तो ऐसे मैंने एक क्षैतिज रेखा मान ली है। मान लीजिए ये आपका क्या है जमीन वाला भाग है, इसे हम धरातल कह सकते हैं या समुद्र मान लीजिए, ये हम क्या मान सकते हैं समुद्र तल, समुद्र तल। ये हमने माना है कि ये हमारा समुद्र तल है। अब यहाँ पर दो जहाज हैं, मान लीजिए हमारी पहली जहाज क्या है, ये रही आपकी पहली जहाज और ये रही आपकी दूसरी जहाज प्यारे साथी। और कह रहा है कि शिखर से देखने पर दोनों जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री हैं। तो यहाँ पर जो पहले अवनमन कोण, हम यहाँ पर एक थोड़ा इसे क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं जिससे हमें अवनमन कोण पता चले। तो पहले जहाज को यहाँ से देखने पर क्या हो रहा है, पहले जहाज को देखने पर यहाँ पर क्या बन रहा है 30 डिग्री का कोण बन रहा है प्यारे साथी। और दूसरे जहाज को देखने पर क्या बन रहा है 45 डिग्री का कोण बन रहा है, 45 डिग्री का। वैसे ये ऊपर बनता है कोण, मान लीजिए पहला कोण क्या बन रहा है 30 डिग्री का और जो दूसरा कोण है आपका वो बन रहा है 45 डिग्री का। तो यानी ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है, वहाँ से देख रहा है जहाज़ों को, ये आपका जहाज ए है, ये बी है, और क्या बन रहा है इनका कोण बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री प्यारे साथी। अब हम इसका नाम रख देते हैं ए, बी, सी और डी प्यारे साथी, और हमने यहाँ पर इसका नाम भी रख दिया है। अब हम थोड़ा यहाँ पर लिखेंगे, हम मानेंगे प्यारे साथी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे प्यारे साथी, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो B और C के बीच की दूरी है वो x है और D और C की दूरी जो है वो y है प्यारे साथी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर हम B और C के बीच की दूरी y मान लेते हैं
और डी सी और डी के बीच की दूरी x मान लेते हैं, और दोनों की दूरी क्या हो जाएगी प्यारे साथी, x प्लस वाई हो जाएगी। दोनों के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। अब अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या माने हैं, हमने माना है, माना जो AB है, माना AB 75 मीटर ऊंचा या ऊंची लाइट हाउस है, लाइट हाउस है। जो AB है हमारा प्यारे साथी वो क्या है, 75 मीटर ऊंचा क्या है, लाइट हाउस है। और AB का शिखर जो है, AB का शिखर बिंदु क्या है, A है प्यारे साथी। इसका शिखर बिंदु क्या है, A है। अगर हम बात करें प्यारे साथी कि A से जो बिंदु A से जो अवनमन कोण बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं, तो बिंदु A से अवनमन कोण क्रमशः प्यारे साथी क्या बन रहा है, अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री क्या हो रहा है, बन रहा है प्यारे साथी, बन रहा है। क्या बन रहा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। तो प्यारे साथी इतना हमने लिख लिया कि माना AB जो है वो 75 मीटर ऊंची क्या है, एक लाइट हाउस है, और AB का शिखर बिंदु क्या है, बिंदु A है, और बिंदु A से जो अवनमन कोण क्रमशः बन रहे हैं वो 30 डिग्री और 45 डिग्री का बन रहा है। अब हम बात करें प्यारे साथी यहाँ पर, तो हम यहाँ पर त्रिभुज ABC में या ACB में बात करेंगे पहले। तो हम पहले लिखेंगे प्यारे साथी त्रिभुज ABC में। तो चलिए पहले हम त्रिभुज की बात करते हैं, चाहे हम पहले त्रिभुज ACB की बात करें या ADB की। तो पहले हम त्रिभुज ADB की बात करते हैं, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ADB में। त्रिभुज ADB की बात कर रहे हैं प्यारे साथी, तो त्रिभुज ADB आपका ये दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये तो 75 मीटर है, और ये आपका क्या है, ये पूरा DB आपका x प्लस वाई है, DC आपका x है, CB आपका y है, तो DB आपका क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। और प्यारे साथी लंब बटे आधार कहाँ होता है, लंब बटे आधार tan में होता है। तो यहाँ पर tan बन रहा है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा प्यारे साथी। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जब ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो अगर हम बात करें tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है आपका क्या, लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है प्यारे साथी, आधार। अगर आप बात करेंगे, जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था आपको एक बार, लाल बटे कक्का, तो जो लास्ट वाला होता है वो tan के लिए होता है लंब बटे आधार। अब लंब आपका क्या है प्यारे साथी, यहाँ पर मान रख दीजिए। तो tan थीटा आपका क्या दिया गया है, ADB में थीटा है 30 डिग्री, इक्वल टू हो जाएगा आपका लंब क्या है प्यारे साथी, अगर हम बात करें तो लंब आपका 75 है, और आधार आपका x प्लस वाई है प्यारे साथी। हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, अब चूँकि tan 30 डिग्री होता है बराबर 1/√3 के प्यारे साथी। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/√3 बराबर 75 बटे x प्लस वाई। त्रियक गुणा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा प्यारे साथी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा कि x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 75√3, और इससे हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया है। ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब हम बात करेंगे त्रिभुज ACB की। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ACB में। त्रिभुज ACB में बात करें प्यारे साथी अगर, तो त्रिभुज ACB आपका ये दिया गया है, और यहाँ पर भी आपका tan ही बन रहा है, यानी कि tan थीटा आपका होगा यहाँ पर फिर बराबर, tan थीटा बराबर होगा
लंब बटे आधार के। तो अगर हम बात करें यहाँ पर थीटा आपका क्या दिया गया है, तो थीटा आपका 45 डिग्री दिया गया है, तो tan 45 बराबर हो जाएगा, लंब आपका 75 यहाँ भी है, और अगर हम आधार की बात करें तो आधार आपका क्या है, y है प्यारे साथी, आधार आपका क्या है, y है। तो हमने y कर लिया। अब क्योंकि ये आपका क्या है प्यारे साथी, यहाँ पर आप देखेंगे तो tan 45, चूँकि tan 45 बराबर होता है 1 की, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे और बराबर हो जाएगा 75 बटे वाई के। आप त्रियक गुणा करेंगे तो y बराबर आपका आएगा 75 के प्यारे साथी, और हमें y का मान क्या पता चल गया है, 75 पता चल गया है। अब ये जो y का मान आया है इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे और हमें मान पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में, तो y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे प्यारे साथी, तो x प्लस वाई की जगह y का मान 75 बराबर हो जाएगा 75 अंडर रूट 3 के। अगर हम यहाँ पर बात करें प्यारे साथी तो ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसे पक्षांतर करें तो x बराबर हो जाएगा 75 अंडर रूट 3 माइनस 75 हो जाएगा। बहुत गर्मी आज है, एकदम ध्यान से समझिएगा। तो अगर हम यहाँ पर 75 यहाँ भी है, 75 यहाँ पे है, तो हम 75 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा, जब हम 75 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा अंडर रूट 3 माइनस 1, अंडर रूट 3 माइनस 1। आप चाहें तो यहाँ पर भी इतना ही आंसर लिख सकते हैं, और अगर आप सॉल्व करना चाहें तो अंडर रूट 3 का मान क्या होता है प्यारे साथी, 75, और ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 3 की जगह अंडर रूट 3 का मान 1.732 होता है, माइनस का 1 हो जाएगा। अब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो x बराबर आपका क्या आएगा, x बराबर आपका आएगा प्यारे साथी, अगर हम बात करें यहाँ पर कि x बराबर हमारा क्या आएगा, तो x बराबर हमारा आएगा 54.9 मीटर, और ये दोनों जहाज़ों के बीच की क्या है, दूरी है प्यारे साथी, और यही आपका प्यारा सा आंसर है। तो आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कि आखिर हम कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। मैंने बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ें बताई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।